नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या लिखा है, इन ए पर्टिकुलर प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। मैंने आपको बताया था पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू a डिवाइड बाई d, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू a डिवाइड बाई d। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r a डिवाइड बाई d। ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, और ये आपका सही हो सकता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r a डिवाइड बाई d। तो D पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 14। आप देख सकते हैं C को आप उधर लेकर के जाएंगे और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इधर आ जाएगा और D आपका जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, D पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, एक कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 पिकोफैरेड दैट इज इक्वल टू, यहां पर 10 पिकोफैरेड दिया हुआ है, और पिकोफैरेड अगर आपको जो है पूछता है तो बेसिकली आपका जो है 10 के पावर कितना हो जाता है, पिकोफैरेड आपका जो है 10 के पावर कितना होता है, 10 इंटू 10 के पावर माइनस ऑफ 12, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहां पर देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है, 10 इंटू 10 के पावर मतलब -6, इट इज रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज 10 माइक्रोफैरेड। ये क्या हो जाएगा, 10 पिकोफैरेड। ये आपका क्या है, 10 इंटू 10 के पावर 12 फैरेड, तो ये भी आपका इसका आंसर नहीं होगा कि नेगेटिव में चाहिए। और 10 इंटू 10 के पावर -9 क्या हो जाएगा, नैनो फैरेड होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो 15 का क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर, दैट इज द 10 पिकोफैरेड विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10 के पावर -12 फैरेड, ठीक है ना। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, द कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर डिक्रीजेस व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर हम द कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटेंस, तो एयर कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू a डिवाइड बाय d। ये आपका जो कैपेसिटेंस होता है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटेंस, अगर मैं एयर यहां पर ले रहा हूं तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 हो गया। व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय सम डाइलेक्ट्रिक, अगर मैं एयर को यहां पर रिप्लेस कर दूं किसी जो है डाइलेक्ट्रिक से, तो उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, वो यहां पर ये बोल रहा है। अच्छा, मुझको आप ये बताइए कि जब भी हम यहां पर कोई भी मटेरियल लेंगे तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 फॉर द एयर होता है, और किसी भी मटेरियल के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू जो होती है वो आपकी ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं, तो वहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी। तो यहां पर क्या बोला है कि अगर मैं कैपेसिटेंस, मैं जो कैपेसिटर में एयर को रिप्लेस कर दूं किसी मटेरियल से, किसी डाइलेक्ट्रिक से, तो उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी वो आपकी डिक्रीज करेगी, वो आपकी इंक्रीज होगी। यहां पर डिक्रीज बोल रहा है, इसका मतलब ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये बात क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ ए मल्टीप्लेट कैपेसिटर्स हैविंग, मल्टीप्लेट कैपेसिटर का यहां पर जो कैपेसिटेंस पूछा हुआ है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए मल्टीप्लेट कैपेसिटर हैविंग n नंबर ऑफ प्लेट्स इज गिवन बाय, मैंने आपको बताया था अगर मल्टीप्लेट कैपेसिटर दिया तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर n-1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r इनटू a डिवाइड बाय d। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि वहां पर मल्टीप्लेट में आप जो है 3 प्लेट में 2 ही कैपेसिटेंस बना सकते हैं, तो वहां पर अगर आपके पास 3 प्लेट है तो एक आपका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू n-1, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, n-1 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r a डिवाइड बाय d। तो देयरफॉर द क्वेश्चन नंबर 17 इज आल्सो कंप्लीटेड विद द ऑप्शन एज C पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन में 18 पढ़ते हैं। 1 माइक्रोफैरेड, तो 1 माइक्रोफैरेड आपका जो कितना होगा, माइक्रोफैरेड आपका कितना होता है, 10 के पावर -6। 1 माइक्रोफैरेड आपका जो कितना होता है, 1 माइक्रोफैरेड विल बी इक्वल टू 10 के, यहां पर 10 के पावर -6, ठीक है ना, इनटू माइक्रो लिखा है तो 10 के पावर -6 फिर से हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 10 के पावर -12 फैरेड, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका जो फर्स्ट पार्ट का 10 के पावर 6 दैट इज अ रॉन्ग, 10 के पावर -6 दैट इज आल्सो रॉन्ग, सी पार्ट का 10 के पावर 12 ये भी रॉन्ग है, और डी का 10 के पावर -12 फैरेड। देयरफॉर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 18, ठीक है। बहुत समझ में आ रहा है, अच्छे से मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। When air is replaced by a dielectric medium of dielectric constant K, the maximum capacity of the condenser is, अच्छा कंडेंसर कभी लिखा रहेगा ना, तो कंडेंसर और कैपेसिटर में कोई अंतर नहीं होता है। कंडेंसर को हम लोग कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। बट कंडेंसर जो आपका होता है वो आपका जो है यूज होता है कहाँ पर, इंडस्ट्रियल्स में। इंडस्ट्रियल में हमेशा जो है कंडेंसर उसको यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं, मतलब वर्ड यूज नहीं करते हैं। जो चीज है वो तो आपका जो सेम ही है, ठीक है ना। बट वही है, कहीं कंडेंसर बोलते हैं, कहीं कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर आपको जो है इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में है, लेकिन इंडस्ट्रीज में उसको हम लोग जो कंडेंसर की तरह बोलते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है, ठीक है। तो व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K,
अगर हम लोग एयर को यहां पर जो है रिप्लेस कर देंगे, मतलब एप्सिलॉन आर जो हो गया अब आपका जो है के हो गया द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर। तो कैपेसिटी का मतलब क्या है, बेसिकली आपका जो है पूछ रहा है कैपेसिटेंस के बारे में पूछ रहा है। तो C इज इक्वल टू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए डिवाइड बाई डी। अगर यहाँ पर पहले डिवाइड बाई डी होता है, पहले अगर मान लीजिए आपके पास एयर था तो एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी फॉर द एयर। अगर आपके पास जो है अलग आपने मटेरियल यूज किया है उसका एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, अगर आपके पास जो है के मेंशन्ड है, इसका मतलब कितना हो जाएगा C विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइड बाई डी। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। तो K टाइम्स आपका जो है इंक्रीज करना चाहिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जो है बी पार्ट में इंक्रीजेस K टाइम्स। ठीक है, आपका K टाइम्स क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। पहले ये था बाद में ये होगा। ठीक है, बात क्लियर है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गलत नहीं करने का ये सब। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो है ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है व्हेन टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो कैपेसिटेंस आपके पास जो है C1 और C2 उनको मैंने जो सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देयर इफेक्टिव वैल्यू विल बी more than the C1 and C2 separately, less than the C1 and C2 separately, equal to C1 plus C2, more than C1 only। अच्छा देखते हैं, अगर दो कैपेसिटेंस मैंने मान लिया, लेट अस टेक कि मैं यहाँ पर जो है लेट अस टेक कि मैंने यहाँ पर जो है दो कैपेसिटेंस की वैल्यू को जो है ले लिया। ठीक है ना, एक कैपेसिटेंस मान लीजिए जो है 6 फैरेड का है और सेकंड कैपेसिटेंस इज ऑफ 4 फैरेड। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर जो है दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो कितना आ गया 24 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2.4 फैरेड। ठीक है, इस बात से हमको ये बात समझ में आ रही है, मेरा कॉमन सेंस ऐसा कह रहा है कि यहां पर जो भी कैपेसिटेंस आ रहा है जब मैं सीरीज में कनेक्शन कर रहा हूं तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से भी कम आ रहा है। 6 से भी कम है और यहां पर 4 से भी कम है। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू से भी कम कैपेसिटेंस मेरा यहां पर आ रहा है। ऑप्शन पढ़ता हूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मोर देन, यहां पर क्या लिखा है कि मोर देन when the two capacitors C1 C2 are connected in series their effective value will be more than C1 and C2 लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू लेस देन C1 एंड C2 सेपरेटली लिखा हुआ है। और C पार्ट क्या लिखा है, इक्वल टू C1 प्लस C2 लिखा है एंड D लिखा है मोर देन C1 ओनली। Therefore all the options are wrong including option excluding option B। और B पार्ट इसका क्या यहाँ पर जो बोल रहा है कि लेस होगा देन C1 एंड C2 सेपरेटली। आप देख सकते हैं कि C1 और C2 में अलग अलग भी लूंगा तो भी इनका जो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, कम आ रही है। इट मीन्स दैट द ऑप्शन B शुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 20। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ता हूं, क्या लिखा है यहाँ पर, व्हेन टू कैपेसिटर्स 9 माइक्रोफैराड एंड 18 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इफेक्टिव वैल्यू विल बी। अगर आप 9 और 18 को आप जो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना आएगा वो यहाँ पर ये पूछता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं सीधे सीधे यहाँ पर जो कनेक्ट कर सकता हूँ। कितने का है, 9 है और 18 का यहाँ पर जो कनेक्टेड है। इट मीन्स दैट देयर कैपेसिटेंस विल बी कितना हो जाएगा, C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू C1 इंटू C2 9 इंटू 18 डिवाइड बाई 9 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 27। कितना हो गया, 9 3 जा 3 6 जा कितना आ गया, 6 आ गया, 6 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ऑप्शन देखता हूं, ऑप्शन ए क्या लिखा है 27 माइक्रोफैराड, ऑप्शन बी क्या लिखा है 12 माइक्रोफैराड, सी क्या लिखा है 6 माइक्रोफैराड एंड डी कितना लिखा है 21 माइक्रोफैराड। इट मींस दैट सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 21। ठीक है, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 22। इफ टू कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल आफ्टर रिमूविंग देम फ्रॉम द बैटरीज देयर कॉमन पोटेंशियल विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो कैपेसिटर को हमने यहां पर जो है चार्ज कर दिया, ठीक है, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल में फिर उसके बाद जो कनेक्ट कर दिया आफ्टर रिमूविंग देम फ्रॉम द बैटरीज, बैटरी से पहले उसको जो है चार्ज करके फिर उसको जो है आपस में कनेक्ट करके। अब पूछा क्या है, मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास यहां पर एक पहले कैपेसिटर था, इसको मान लीजिए मैंने किसी बैटरी से जो कनेक्ट कर दिया और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसके पास जो चार्ज आ गया वो आपका Q1 है, इसके पास वोल्टेज आपका V1 है और इसके पास कैपेसिटेंस जो है C1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर और आ गया, इसको मैंने जो है चार्ज कर दिया Q2 से, इसको जो इसके पास जो वोल्टेज मान लीजिए V2 है और इसके पास मान लीजिए कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, अब इन दोनों को उठा करके मैंने जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं यहां पर जो पैरेलल में कनेक्ट करूंगा
तो मुझको एक बात पता है, वो ये है कि यहां पर चार्जेस आपके जो सेम नहीं होंगे, बिकॉज द करंट विल बी डिफरेंट, एंड इफ द करंट इज डिफरेंट द चार्जेस विल आल्सो बी डिफरेंट, and if the charges will be different, then the total current which is flowing in the circuit will also can be treated as the total charge flowing in the circuit. It means that the total charge will be equal to Q will be equal to क्या होगा, Q will be equal to Q1 plus Q2 हो जाएगा, ठीक है, Q1 plus Q2 हो जाएगा, ठीक है, इससे अच्छे से लिख देते हैं इसको, ठीक है, Q will be equal to कितना हो जाएगा, Q will be equal to Q1 plus Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात मुझको आप ये बताइए, ठीक है, अब यहां से मैं एक चीज को जो है फाइंड आउट कर सकता हूं, Q1 C, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। अब आप मुझको ये बताइए कि क्या मैं यहां पर इस बात को लिख सकता हूं दैट टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, Q1 को मैं जो है C1 इंटू V1 लिख सकता हूं, C1 इंटू V1 और प्लस C2 इंटू V2, दिस इज द कॉल्ड एज द टोटल चार्ज, Q इज इक्वल टू C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2। अच्छा, जब इसको मैं पैरेलली कनेक्ट यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जब इसको मैं पैरेलली कनेक्ट कर रहा हूं तो पोटेंशियल विल बी सेम, इट मींस दैट V1 विल बी इक्वल टू V2 विल बी इक्वल टू V। इसका मतलब क्या है, अगर इसके क्रॉस V1 है और इसके क्रॉस V2 है, लेकिन जब मैं इसको पैरेलल में कनेक्शन करूंगा तो V1 विल बी इक्वल टू V2 विल बी इक्वल टू V हो जाएगा। अच्छा, Q को मैं यहां से रिप्लेस कर सकता हूं Q1 प्लस Q2, तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 will be equal to C1 into V1 plus C2 into V2। अब आप मुझको पता है कि V1 और V2 क्या है, सेम है, that is equal to V, it means that C1 into V plus C2 into V will be equal to Q1 plus Q2, ठीक है। अच्छा, अगर ये हो गया तो क्या मैं इसको जो है अब यहां से इसको इस तरह से लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से V मैंने यहां पर जो कॉमन कर लिया, तो V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। कैसे आया है कि मैं यहां पर जो है V को जो है कॉमन कर लिया, क्योंकि मुझको यहां पर जो है V पूछा हुआ था, तो V को मैंने यहां पर जो कॉमन करे तो कितना है, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इट मीन्स दैट, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, एक्चुअली क्या ये क्वेश्चन जो है इसी तरह क्वेश्चन बहुत अच्छे से एग्जाम में आया, गेट ये सब में आता है, ऐसे क्वेश्चन में जो है बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट जो स्ट्रॉन्ग करवाया, बेसिक कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो समझिए आप हर एग्जाम में कम से कम आपके 5 से 10 मार्क्स जो आप अपना जो है लॉस कर देते हो उसको आप जो है गेन कर लेंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को जो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक अगर हिला हुआ है ना, तो अच्छे से क्वेश्चन को फॉर्मुला रट करके आंसर करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहां पर आप जो फॉर्मुला में रखेंगे, आंसर पाएंगे, तब आप जो है एवरेज बच्चों में होंगे, ठीक है ना, टॉपर्स में नहीं जाएंगे। टॉपर्स में वही जाता है जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पर आपका मार्क्स उतना ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आपका जो बेस हिला हुआ है तो वहाँ पर आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेगा, आप मार्क्स उल्टा गलत ही करेंगे। फॉर्मुला याद करके सिर्फ आपको पुट करके अगर आप आंसर निकालते हैं तो आप इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कैसा भी वेरिएशन होगा आपको दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। मैंने इस बात को क्यों बोला है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल में कई एग्जाम में क्वेश्चन आपको जो पूछा हुआ है और वहां पर सिर्फ एक कंसेप्ट लगता है, वो ये कंसेप्ट लगता है अगर आपका कैपेसिटर सीरीज होगा तो कैपेसिटर अगर आपके जो सीरीज में जो कनेक्टेड होंगे तो वहां पर चार्ज आपका सेम फ्लो होगा, और अगर आपके जो कैपेसिटर आपके जो पैरेलल में होंगे तो वहां पर चार्ज का एडिशन होगा और वहां पर पोटेंशियल सेम होगा। बस यहां पर दो ही कंसेप्ट, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, आप देखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, V इज इक्वल टू कितना आ गया, V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इट मींस दैट द टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, राइट आंसर से क्या हो जाएगा, 22 का बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप इट इज मच क्लियर टू यू। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 23। इसको देखते हैं। इन कैपेसिटर जनरली बोथ द प्लेट्स आर अर्थड, वन प्लेट इज अर्थड, नो प्लेट इज अर्थड, बोथ द प्लेट्स आर शॉर्ट सर्किटेड। तो क्या लिखा हुआ कि हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर में किसी प्लेट को अर्थ करते हैं। अभी तक क्या मैंने आपको ऐसा कुछ बताया है, कैपेसिटर में क्या मैंने किसी प्लेट को अर्थ किया है, नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी प्लेट को हम लोग बेसिकली अर्थ नहीं करते हैं, ठीक है ना, अर्थ नहीं करते हैं। इट मींस दैट ऑप्शन इज द सी पार्ट इज द राइट आंसर, नो प्लेट इज अर्थड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिक्रीजेस बाय, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी डिक्रीजेस बाय। सबसे पहले आप चुपचाप करके अपना फॉर्मूला लिखिए, C इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट, C इज इक्वल टू कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, कितना होगा,
कैपेसिटेंस की वैल्यू C इज इक्वल टू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए डिवाइड बाई डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको कैपेसिटेंस जो है डिक्रीज करना है। डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, अगर आपने जो डिस्टेंस डी को इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब क्या, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन पढ़ता हूं भाई, क्या होगा ऑप्शन ए, यहां पर क्या लिखा है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट, बी क्या लिखा है डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सी क्या लिखा है प्लेसिंग ए डायरेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, डी क्या लिखा है डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा 24 का, मुझको क्या करना है कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना, मतलब इंक्रीज करना है। इंक्रीज अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो बेसिकली आपका जो क्या होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। इंक्रीजिंग द एरिया, एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई, एरिया अगर बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बी पार्ट क्या लिखा है इंक्रीज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, अच्छी बात है। सी पार्ट क्या लिखा है प्लेसिंग द डायरेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, भाई डायरेक्ट्रिक रखोगे तो क्या होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, एप्सिलॉन आर कुछ ना कुछ तो आएगा, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। डी पार्ट क्या लिखा डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, अगर डिस्टेंस को कम करोगे तो क्या होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर जो क्या लिखा है देखते हैं। 25 में लिखा है व्हेन 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 1/4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी। अब एक बात मुझको ये बताइए, 4 कैपेसिटर लगे हैं सीरीज में, किसके लिखा 1/4 के। पहले एक काम करिए आप जो है 2 लगा लीजिए, ठीक है 2 लगा करके आप जो सॉल्व करिए तो कितना हो गया 1/4। इसको अगर जो है हम लोग यहाँ पर सीरीज में लगाएंगे तो ये आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जैसे होता है, तो कितना हो जाएगा C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा C1 इंटू C2, कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, कितना जाएगा 1 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16, कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 8। इट मीन्स दैट कितना हो रहा है एक्चुअली 1/4 डिवाइड बाई 2 हो गया, हाफ हो गया, सिंपल सी बात है। तभी तो आपका 1/8 आया है। बोलो यार बात सही है ना। इसका मतलब क्या 2 में आपका हाफ हो गया है, तो 4 में क्या होगा डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो 1/4 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 16 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 25। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा हुआ है 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C मिलीफैराड, यहां पर मिलीफैराड लिया है, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सच 3 कॉम्बिनेशंस कनेक्शंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द कैपेसिटेंस ऑफ द होल कॉम्बिनेशन विल बी। देखते हैं यहां पर क्या लिखा है 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 को मैंने यहां पर जो सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सबसे पहले देखिएगा 3 को मैंने जो सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो C और C अगर आपका जो 3 कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा C/3 हो जाएगा। 3 है तो डिवाइड बाई 3 होगा, 4 होते तो फिर जो है डिवाइड बाई 4 होता। इसके पहले मैंने आपको बताया था। अब क्या बोला कि एंड सच 3 कॉम्बिनेशंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसे हमने यहां पर जो है 3 कॉम्बिनेशन को जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मतलब लाइक दिस, एक 1 ये आपका जो है एक 2 हो गया और एक आपका जो है ऐसे ही यहां पर जो है 3 हो गया। तो इसका मतलब C/3 इसका हो जाएगा, C/3 इसका हो जाएगा और C/3 इसका भी हो जाएगा, और तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा C/3 प्लस C/3 प्लस C/3। तो कितना आ गया टोटल जो है C/3 प्लस C/3 प्लस C/3 कितना होगा 3 इंटू C/3 दैट इज इक्वल टू C आ गया। तो कितना आ गया C आएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी पार्ट इज द राइट आंसर, दैट इज द C माइक्रोफैराड। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। गलती नहीं करने का, सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलती होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। 27 में जो है क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है द नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स नीडेड to be connected in parallel in order to store a charge of 1 coulomb with a potential difference of 50 volt across the capacitor is equal to। अब यहां पूछा है कि आपको यहां पर नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना आपको जो है जरूरत पड़ेगी, कैपेसिटर आपको जो पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो इसका मतलब कैपेसिटर आपस में ऐड हो रहा होगा। टू स्टोर ए चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब विद ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। आपको चार्ज कितना गिवन है Q इज इक्वल टू आपको यहां पर जो गिवन है 1 कूलम्ब, और यहां पर पोटेंशियल आपको जो कितना गिवन है V इज इक्वल टू कितना गिवन है 500 वोल्ट। तो ये आपका कितना हो गया 500 वोल्ट। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू V होता है, तो C इज इक्वल टू कितना हो गया Q डिवाइड बाई V हो गया। Q यहाँ पर कितना हो गया Q इज गिवन एज 1 डिवाइड बाई 500। इसका मतलब आपको जो 1/500 इतना आपको जो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है कितना जगह देखिएगा 0.2 ऊपर गया, तो फिर यहाँ पर जो है 0.2 5 5 2 10, तो 0.2 इंटू 10 के पावर
-2 इतने फैरेड का आपको जो कैपेसिटेंस चाहिए, इतना ही तो चाहिए, 5 2 10 सही है। तो 0.2 × 10⁻² फैरेड का आपको जो कैपेसिटेंस चाहिए। एक कैपेसिटर की जबकि वैल्यू हो कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड है, 1 माइक्रोफैरेड है। और आपको जो है कितने नंबर ऑफ कैपेसिटेंस आप यहां पर लगाएंगे टू गेट द टोटल कैपेसिटेंस एज 0.2 × 10⁻² फैरेड। अब आप मुझको ये बताइए, आपको टोटल कैपेसिटेंस कितना चाहिए, 0.2 × 10⁻² फैरेड चाहिए। एक का कैपेसिटेंस कितना है, मान लीजिए C1 मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफैरेड चाहिए, मतलब 1 माइक्रोफैरेड आपके पास है। इसका आप कितना पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे, मतलब ऐड कर रहे हैं, और ऐड कर करके आपको फाइनली कितना चाहिए, इतना चाहिए। बात क्लियर है? एक का पता है और इतना आपको जो है टोटल चाहिए, तो इसका मतलब जो है टोटल नंबर्स कितने हो जाए। तो सिंपल सी बात है भाई, इसको मैं जो है डिवाइड कर दूंगा इसी से। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको जो n टाइम्स ऐड कर रहा हूं, लेट अस टेक कि मैं इसको जो n टाइम्स ऐड करूं, n नंबर ऑफ जो कैपेसिटर लगा रहा हूं, तो n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 0.2 × 10⁻²। इसका मतलब n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स विल बी इक्वल टू 0.2 × 10⁻² डिवाइड बाई C1। C1 इज इक्वल टू कितना है, 1 माइक्रोफैरेड है। इसका मतलब मैं यहां पर जो है डिवाइड कर दूंगा 0.2 × 10⁻² डिवाइड बाई 1 × 10⁻⁶। ऐसा करेंगे तो क्या मेरा सॉल्व आएगा, नहीं होगा, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, सही आएगा। देखते हैं कितना आएगा आंसर, लेट अस टेक, ठीक है ना, देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0.2 कितना आ गया, 0.2 इंटू यहां पर 10⁻⁻6 ऊपर गया, इंटू 10⁻⁻² प्लस 6, तो कितना हो गया, +4। कितना आ गया, 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻⁴। इसका मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻3, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000 आना चाहिए। ऑप्शंस देखता हूं मैं, ऑप्शन ए पार्ट कितना लिखा है, 500, ऑप्शन बी क्या लिखा, 2000, ऑप्शन सी क्या लिखा, 4000, ऑप्शन डी क्या लिखा, नन ऑफ दीज। इट मींस दैट ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन बी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर ऑफ 27। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही मजा आ रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is made from a stack of 9 equally spaced plates of same size connected alternatively. If the capacitance between them any two plates is C, then the resultant capacitance is, क्या लिखा है, parallel plate capacitor is made from the stack of n equally spaced plates। n number of plate यूज कर रहे हैं, तो n number of plate यूज करने में मैंने आपको बताया था, अगर आपके n number of plates आप यूज करते हैं, let us take, मैं एग्जांपल लेता हूं, देखिएगा, अगर आप 3 प्लेट लेते हैं तो आपके पास यहां पर जो है 2 ही कैपेसिटेंस बन सकता है। अगर आप यहां पर जो है 4 प्लेट लेते हैं तो 1 2 3 बस बन सकता है। इसका मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ प्लेट्स लेंगे उससे एक कम आपको जो कैपेसिटेंस बनेगा। तो अगर आपके पास यहां पर n नंबर ऑफ प्लेट्स थे तो इसका मतलब क्या है, एक कम बनेगा, दैट इज इक्वल टू n-1 कैपेसिटेंस आपको जो बनेगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर यही पूछा होगा कि n नंबर ऑफ प्लेट्स अगर आपके जो है और उसको आपने जो है यहां पर जो कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिवली, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, n-1 टाइम्स ऑफ C आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। अब 29 में देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C are connected in series and their combination is connected in parallel with one more identical capacitor. The capacitance of the whole combination is, क्या बोला है, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C each। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स थे, उनका कैपेसिटेंस क्या था, C था, सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो कितना हो गया, C/3 हो गया। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट किया विथ वन मोर। इसको मैंने जो है 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कनेक्टेड C each are connected in series and this combination is connected in parallel with one more identical capacitor। अच्छा, पहले यहां पर जो है 3 को हमने यहां पर सीरीज में कनेक्ट किया, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर 3 को जब मैं कनेक्ट किया होगा तो कितना आ जाएगा, C डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और इसके पैरेलल में एक कैपेसिटेंस को और कनेक्ट कर दिया गया। भाई यही लिखा है, विथ वन मोर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब पूछा कि टोटल जो इसका जो है कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सीधी बात है भाई, पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा, तो C/3 प्लस C हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4C/3।
आई थिंक सो 4c/3 विल बी द राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 29। तो सही बात है, इसका आंसर क्या है, सी का जो है 29 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा होता है, इसके पहले वाले में ये लिखा था भाई 3 लेंगे और 3 लेंगे और 3 लेंगे और तीनों को जब पैरेलल में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, उस वाले क्वेश्चन का जो सी आंसर आया था, इस वाले का कितना आ रहा है 4c/3 आ रहा है। तो 29 का सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 23। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 24 में यहाँ पर देखते हैं कि क्या पूछा हुआ। ठीक है, देखते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ द टू कैपेसिटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। कैपेसिटर्स का जो रेशियो दिया 1:2 दिया हुआ है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज V वोल्ट देयर चार्जेस विल बी इन द रेशियो ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, कैपेसिटेंस जो आपका जो है दो कैपेसिटर का दिया है, लेट अस टेक कि उसका जो C1:C2 का जो रेशियो है वो क्या है 1:2 है। When they are connected in parallel across the supply voltage, इनका जो कैपेसिटेंस का रेशियो है, इसका मतलब क्या है C1 is equal to क्या आ गया, C2 आ गया। ठीक है, यहां पर ये रेशियो आप यहां पर ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, when they are connected in parallel across the voltage V वोल्ट, इसको जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये हो गया फर्स्ट, एक मिनट अच्छे से बनाता हूं इसको। ठीक है, यहां पे देखिएगा, एक मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर मान लीजिए ये है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ C1 एंड दिस इज कॉल्ड एज अ C2। दोनों को यहां पर जो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अक्रॉस द वोल्टेज V वोल्टेज यहां पर जो लगा दिया। ठीक है, देयर चार्जेस विल बी इन द रेशियो ऑफ, चार्जेस इसका जो है रेशियो क्या होगा, तो आप मुझको ये बताइए, इसका चार्ज क्या होगा Q1 होगा, इसका चार्ज क्या होगा Q2 होगा। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है सर C इंटू V होता है। V आपका क्या होगा, सेम होगा दोनों के क्रॉस, तो V विल बी इक्वल टू Q अपॉन C होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही है सर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर जो पूछता हूं कि यहां पर चार्ज कितना होगा, तो ध्यान से समझिएगा, Q1 विल बी इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझिएगा, Q1 विल बी इक्वल टू कितना होगा, C1 इंटू V होगा। Q1 विल बी इक्वल टू C1 इंटू V होगा, क्योंकि यहां पर वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। Q2 विल बी इक्वल टू कितना होगा, Q2 will be equal to C2 into V होगा, because the voltage will be same in that also। अगर मैं इसके चार्जेस का रेशियो पूछता हूं, इट मींस दैट Q1 अपॉन Q2 आप जो है बात कर रहे हैं, इट मींस दैट क्या होगा, यहां पर जो आप ध्यान से देखिएगा, इसको हटाता हूं, यहां पर कितना हो गया आप देखिएगा, यहां पर कितना होगा, Q2 विल बी इक्वल टू, डिवाइड कर दूंगा तो C1 डिवाइड बाई C2 हो जाएगा। C1 डिवाइड बाई C2 सर आपने अभी निकाला था, कितना होगा 1/2 होगा, तो इसका मतलब इसका चार्जेस का जो रेशियो होगा दैट इज विल बी आल्सो इक्वल टू 1/2 होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 30। जो आपका चार्जेस का जो आपका रेशियो होगा चार्जेस का, वही रेशियो आपका जो कैपेसिटेंस का होगा वही भी होगा, क्योंकि आपका वोल्टेज क्या कांस्टेंट है इन केस ऑफ द पैरेलल, बिकॉज वोल्टेज इज सेम इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा कंप्लीट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट यहाँ पर जो बता दिया उतना मोर देन सफिशिएंट था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो कंप्लीट हो जाता है फॉर द चैप्टर नंबर 3। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग जो है घूमेंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो सारी जो है चीज़ें वहाँ पर जो है डील करने वाले हैं, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में ये भी है कि वो जो टॉपिक है वो सेम टू सेम मशीन में पूरा एप्लीकेबल है, मशीन उसके बिना है ही नहीं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4।